नेक्स्ट का सिलेबस। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है। मैम हाँ मैम हमने ना मतलब केमिकल काइनेटिक्स ना मैम सिर्फ बोर्ड के बेसिस पे पढ़ा था, हमने हमने नीट के बेसिस पे नहीं पढ़ा था, क्योंकि मिड टर्म थे मैम एग्जैक्टली। और हमें खुद से करना था, तो हमने जल्दी जल्दी में करा था, तो उतनी डिटेल में नहीं कर पाए मैम। आप ना वन शॉट ले लो मैम, एक ही दिन में हम कर लेंगे, बेशक वो 3 घंटे की क्लास होगी, बीच में ब्रेक ले लेके कर लेंगे मैम, बट एक दिन में हमारा हो जाएगा। देखो बच्चा, जो मैंने फोटोन 12 आर को जो केमिकल काइनेटिक्स कराया था ना, वो मैंने करवाया है आई थिंक 5 to 6 लेक्चर में करवाया है मैंने उनको। तो क्योंकि अब तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, जब उनको करवाया था तो मैंने शुरू शुरू मतलब स्टार्ट ही करवाया था, तो उसमें थोड़ी ज्यादा चीजें लिखनी भी पड़ती हैं। अगर मैं अब की बात करूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगी तो ऑलरेडी मेरी कुछ चीजें लिखी हुई होंगी स्लाइड्स में, आप देखोगे तो लगा लो तुम्हारा 4, अगर इन वर्स्ट सिनेरियो 5 लेक्चर तक पहुंच जाएगा तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। तो या तो हम ये करें, क्योंकि एक काम करती हूँ फिर मैं, सैटरडे को 7 to 8 जो मैं क्लास लूंगी वहां पे, तो वो ऑर्गेनिक वाला करा दूंगी, और जो संडे को क्लास लूंगी ना तुम्हारे लिए टाइम निकाल लेती हूँ फिर मैं। हम पर इतनी जल्दी जीओसी नहीं हो पाएगा। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स को 4 लेक्चर में वाइंड अप करने की ट्राई करते हैं। 4 लेक्चर यानी कि आज वाला दिन, सैटरडे वाला दिन, और जो भी नेक्स्ट वीक आएगा वो 4 लेक्चर। और इतने में तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, तुम जीओसी बहुत अच्छे से कर दोगे। बताओ क्या कहते हो। यस मैम, ये ठीक है। ये ठीक रहेगा ना। तो हम फिर एक काम करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स ही स्टार्ट करते हैं और उसको फटाफट खत्म करते हैं। फटाफट नहीं, अच्छे से करते हैं, ठीक है। मतलब ये होगा कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है उसमें, और उसमें क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो हम वो क्वेश्चन करते करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज, जैसी केमिकल काइनेटिक्स खत्म होगी मैं डायरेक्ट जंप करूंगी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पे, ये सोचकर कि तुमने जीओसी पढ़ लिया होगा, और जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में बीच बीच में जो जीओसी की चीजें आती रहेंगी वो भी मैं साथ साथ तुम्हें बताती जाऊंगी। ये आई थिंक ये वाला आइडिया बढ़िया है। यस मैम, ये ठीक है। चलो फिर मैं आज स्टार्ट करती हूँ बच्चे, केमिकल काइनेटिक्स है ना। केमिकल काइनेटिक्स रुकना, हाँ ठीक है। चलो स्क्रीन वगैरह सब विजिबल होगी तुम लोगों को। यस मैम। चलो आप खुद देखोगे ना, जो मैं ये केमिकल काइनेटिक्स तुम्हें कराने वाली हूँ, इसमें ना थोड़ा मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराऊंगी तुम लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से देखना। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पता है तुम बहुत अच्छा किया है, तुमने केमिस्ट्री का पेपर आए थे बच्चों के मैसेजेस, तो वो तुम कर लोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक की रही बात, तो ऑर्गेनिक की जब तुम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी करना है। ध्यान से सुन लो सारे, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज होती है ना वो करने हैं। किसके लिए? फॉर बोर्ड्स। तो इससे क्या होगा, तुमने 2 चीजें कर ली, एक तो अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ नीट के कुछ क्वेश्चंस भी निकाल लोगे, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आता है पेपर। और जो मैं कराऊंगी तुम्हें, ये मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ आने वाले हैं नीट वाले बैच में, और जो नहीं आएंगे उनका भी सेम मैं ऐसे ही करवाने वाली हूँ कि ये करवा के हेलो एल्केन एंड हेलोइन। और जो मैं क्लास में कराऊंगी वो कुछ एक्स्ट्रा होगा फिर एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी होगी प्लस एक्स्ट्रा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी, चलो ओके। तो अभी हमें केमिकल काइनेटिक्स बच्चा स्टार्ट करना है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हो सकता है मेरी पेस थोड़ी ज्यादा हो, वो इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हो, ठीक है। चलो, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, जो केमिकल काइनेटिक्स है ना बच्चे, आपको पता ही है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री से है, काइनेटिक्स मतलब तुम्हें पता है स्पीड से है ना। तो
अगर तुमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, या बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें क्या बताती है कि जो तुम रिएक्शन देख रहे हो, क्या वो रिएक्शन हो भी रही है नहीं भी हो रही, क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट। इक्विलिब्रियम में तुम क्या पढ़ते थे कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंड तक हो रही है, जो आप केसी मेजर करते थे कि केसी कितना है, कितनी मतलब 10⁴ है कुछ रिएक्शन के लिए, किसी के लिए 10⁻³ है, या अलग अलग वैल्यूज होती थी। बेसिकली वो ये बताता था कि कितने एक्सटेंड तक रिएक्शन हो पा रही है ना, ज्यादा हो रही है कम हो रही है, वो ये बताता था। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा आती थी तो हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है रिएक्शन। लेकिन हमें किसी ना, अभी तक जितना हमने 11th में पढ़ा है, किसी भी चैप्टर ने हमें ये नहीं बताया कि जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसका रेट क्या है, कौन से स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें बच्चे हम किस में स्टडी करने वाले हैं, आपके केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज बच्चे कम है। अच्छा, कल कौन सी क्लास थी तुम लोगों की, मैथ्स की थी क्या? मैम का सेशन था सिर्फ। अच्छा हाँ, सॉरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है रिएक्शन 3 टाइप में डिवाइड की गई है, या तो वो वाली रिएक्शन जो सबसे स्लो होंगी, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, अगर लोहे को जंग लगेगा बहुत सालों लग जाते हैं। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, जो मॉडरेट लेवल पे होते हैं, जैसे सपोज हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो आप एस्टर का, वो एग्जाम्पल है मॉडरेट, ना तो ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। ध्यान से समझते जाना। इथाइल एसीटेट ले लो। फास्ट वाली कौन सी होती है, जो बहुत ही फास्ट होती है, मतलब नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में ही हो जाती है, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड। अगर जहां पे समझने में दिक्कत आ रही होगी वहां प्लीज मुझे बोलना, ठीक है। नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड्स में ही हो जाती है। इसके एग्जांपल सबसे अच्छा है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, अगर तुम ऑर्गेनिक कभी मतलब थोड़ा तुमने 11th में ऑर्गेनिक थोड़ा पढ़ी है बच्चे ध्यान से, तो आपने देखा होगा, और मैंने भी आई थिंक जब हाइड्रोकार्बन कराया था, जब हमारे ये बैच सेग्रीगेट नहीं हुए थे, तो मैंने तुम्हें कहा था एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। अगर कहीं पे बेस होगा और उसको H+ मिल गया तो फटाफट एब्स्ट्रैक्ट लेके भागेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन जो होती है बच्चे बहुत ही ज्यादा कम टाइम में हो जाती है, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन है। अभी केमिकल काइनेटिक्स में हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चे, वो रहेगा मॉडरेट रिएक्शन में। ना तो हम फास्ट रिएक्शन पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना ही स्लो में, हम इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे मॉडरेट रिएक्शन में, ठीक है। इतना समझ में आया क्या पढ़ने वाले हम? भावना बच्चे आप अपना कंपेनियन मोड ऑफ कर दो, ठीक है। आगे चले, बोलो जी, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हाँ ठीक है, तो थोड़ा मुझे बताते रहना कि सोए तो नहीं हो ना, बस। हाँ, थम्स अप, हाँ थम्स अप दे सकते हो जैसे हमेशा से देते आ रहे हो, है ना, बड़े टाइम बाद मिले हम। चलो, उसके बाद जैसे कि जो बच्चे हमारा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो तुम्हें अच्छे से पता है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज। क्या होता है चेंज? किसमें चेंज बच्चा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज विद टाइम। मतलब सपोज अगर आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज, ठीक है, मान लो मेरे हाथ में ग्लास है, या इसको तुम बीकर लगा लो, बीकर में ना कुछ पड़ा है, मतलब कुछ मेरे सॉल्यूशन है, अभी तक ना मैं रिएक्शन नहीं कर, ये सिर्फ मेरे हाथ में है। सपोज मान लो टाइम 0 पे इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो मेरे हाथ में सॉल्यूशन है, वो 5 मोलर है। समझो ध्यान से, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ? लेकिन जब मैं कुछ टाइम बाद देखूंगी बच्चा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 मोलर थी, अब रिएक्शन आपने करवानी शुरू कर दी है, मैं टाइम नहीं बता रही हूँ कितने टाइम पे, ठीक है। तो 5 में से सपोज 3 रह गई, तो कितनी बनी होगी? 2 है ना, तो 2 बनी होगी। यानी कि अगर मैं देखूं टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो गई है ना। तो अगर मुझे आप लिखना हो बच्चा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगी बताओ? डिक्रीज इन हाँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम चेंज इन टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन
increase in concentration of product upon change in time. टाइम इक्वल क्यों रखा? क्योंकि जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं बच्चा, 1 मिनट रुको, ये देखो, अगर मैं बोलूं 5 में से 3 मतलब 5 में से 3 कम हो गई तो कितनी बची? 2, और ये 2 ही बनी, है ना? तो जितना डिक्रीज हो रहा है उतना इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। इतना तो आ गया, ठीक है? और मैं किसकी बात कर रही हूँ? चेंज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बच्चा चेंज की। और चेंज पता है तुम्हें कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। सपोज बच्चे मेरे पास अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि मैं चेंज निकालू तभी मैंने डेल्टा लिखा है। मैं यहाँ पे डी भी लिख सकती हूँ। डेल्टा होता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अगर मैं स्मॉल चेंज देखना चाहती हूँ तो मैं डी लगाती हूँ। ये पता है सबको? यस मैम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस डी आर बाई डी टी और डीपी बाय डी। और यहाँ पे लिख सकते हो डी किसके लिए आया बच्चा? स्मॉल चेंज के लिए आया है। और कोई लीव नहीं करेगा, चाहे तुम्हें ये चैप्टर आता भी हो तब भी तुम लीव नहीं करोगे, ठीक है? और डेल्टा किसके लिए होता है? फॉर लार्ज चेंज, लार्ज चेंज, ठीक है? तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूं कि R1 है इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी बच्चे? रिएक्टेंट की। ध्यान से देखो, एट टाइम T0, समझ रहे हो? और P1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की एट टाइम T0 पे, समझ रहे हो? और अगर मैं बात करूं R2, R2 क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन है किसकी? रिएक्टेंट की एट टाइम, सॉरी, रिएक्टेंट की एट टाइम T, ठीक है? ओके। और P2 क्या है? कंसंट्रेशन है एट टाइम T, प्रोडक्ट की है बेसिकली। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? इधर देखो, माइनस चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? R2 की, मतलब रिएक्टेंट की R2 माइनस R1 डिवाइड बाय ऐसी टाइम के लिए T2 माइनस T1, क्योंकि टाइम T आप ऐसे भी कर सकते हो, ये T1 पे होगा और ये T2 पे होगा। ऐसी प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूं? P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे डिमांड करता है, सपोज क्वेश्चन में तुम्हें बोला जाए कि आपको फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, इनिशियल दे रखी है, साथ ही साथ टाइम भी मेंशन है फाइनल और इनिशियल, देन आप ये चेंज वाला फॉर्मूला लगा के आएंगे। अगर नहीं दे रखा, एक ही कंसंट्रेशन दे रखी है, तो सिंपल डेल आर बाय डेल टी या डी आर बाय डी टी करके भी करके आ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है बच्चे, जो ये माइनस है वो क्या दिखा रहा है? कौन बताएगा? ये माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे? डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। वेरी गुड, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि प्रोडक्ट के पास जो है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसके आगे पॉजिटिव है, मतलब टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा रेट बेटा पॉजिटिव में ही आएगा। आप रेट को आप स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे माना कि आर मतलब बेसिकली जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव में ही आएगी। बट मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस हमने इसलिए लगाया ताकि माइनस माइनस ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? माइनस माइनस क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है? आगे चलूं? यस चलो, अभी तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है बच्चे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने बोला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी बताओ, क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन? जल्दी बताइए।
मैम change in concentration of reactive product हाँ with concentration of reactant with time or increase in concentration of product with change in time. तो क्या मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मुझे यूनिट निकालने तो मैं सिर्फ कंसंट्रेशन बाय टाइम लिख दूं, समझ जाओगे? यस मैम, क्योंकि मुझे यूनिट देखनी है, यूनिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज हमारी जो कंसंट्रेशन है बच्चा वो मोल पर लीटर में है और टाइम हमारा है सेकंड में, तो यूनिट क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर सेकंड। ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कंसंट्रेशन बच्चे किसी में भी हो सकती है, मोल पर डेसीमीटर में भी हो सकती है, ठीक है, और किसी में भी हो सकती है, मोल पर सेंटीमीटर, किसी में भी हो सकती है। बस आपको ध्यान रखना, टाइम सेकंड में हो सकता है, टाइम आर में हो सकता है, टाइम मिनट में हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आपको करने आने चाहिए। ठीक है, आगे चलूं? ध्यान क्या रखना है अभी तक क्या चीजें ध्यान रखनी है? अभी तक आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो उसके बाद है बच्चा ओके, ये दोबारा आ गया क्या? कोई बात नहीं है, चलो इधर देखो। अभी ना आपकी एनसीईआरटी में बच्चे, ये एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बता रखा है। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ना कुछ भी नहीं है, पेपर में नहीं आता है। सिर्फ इसमें ये बता रहे हैं कि जो एवरेज रेट होता है वो किसके लिए होता है? सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, अगर मान लो आपको निकालना है और मैंने कहा था सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप डेल्टा लगाते हो, ठीक है, और डी आप किसके लिए लगाते हो बच्चे? स्मॉल चेंज के लिए लगाते हो। तो मान लो आपको ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो आप चेक कर सकते हो कि T1 पे R1 कितना था और T2 पे जब कुछ टाइम चला गया तो कितनी रह गई कंसंट्रेशन। ऐसे ही T1 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जब कुछ टाइम बाद हमने देखा तो P2 की कितनी कंसंट्रेशन रह गई, तो कर सकते हो। तो बेसिकली बस यही दिखाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। पेपर में नहीं आता है ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट। देखो इंस्टेंटेनियस रेट में बेसिकली ना हम स्मॉल चेंज को दिखाते हैं, dr/dt हम निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट बच्चे हम स्लोप से निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लो तुम्हारा ये ग्राफ है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने ना ये टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पे एक मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की हेल्प से बच्चे अगर तुम्हें पता चल गया कि इसका स्लोप क्या है, देन तुम इजिली बता सकते हो कि dr/dt क्या होगा, dp/dt क्या होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, it is determined graphically by drawing a tangent at time t on either curves for concentration of r and p versus t and calculating slope। जैसे देख लो, ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा T1 या T2 पे कितनी तुम्हारी कंसंट्रेशन, समझ रहे हो। स्लोप निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। बस तुम इसमें ये ध्यान रख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। बाकी भूल जाओ, अभी के अभी भूल जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं आने वाला है ये, ठीक है। आगे चलें जी, चलो यस मैम। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अभी इतना सीख ही लिया तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो बच्चे क्या दे रखा है, फॉर अ रिएक्शन concentration of product is given as, आपको C दे रखा है 2.5 t square minus 4 mole per liter। Find the average rate of reaction between time interval T1 और T2 दे रखा है। also find that the instantaneous rate। देखो instantaneous rate का मतलब है आपको dr या मैं बोलूं यहाँ पे concentration दे रखे C, यानी कि आपको dc/dt निकालनी है। पहले तो ये कंफर्म करो, हाँ या ना बताओ। अगर मैं बात करूं एवरेज रेट की बच्चा, तो आपको डेल्टा C/ΔT निकालनी है, हाँ या ना बताइए। चलो यस मैम। तो डेल्टा C क्या होता है, C2 - C1 डिवाइड बाय T2 - T1, यही होता है। यस ओके, अब C2 - C1 कैसे निकालोगे, देखो ना, इधर देखो, या मैं अलग से करके दिखाऊं। देखो पहले आप क्या करोगे, T1 10 सेकंड पे निकाल लो, C1 क्या होगा निकाल लोगे, T की वैल्यू टाइम की वैल्यू पुट करती। ऐसे ही 12 सेकंड पे बच्चे C2 की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो और यहाँ पे पुट करो, एवरेज रेट आ जाएगा लाइक दिस। इतना समझ में आया, बोलो।
यस मैम। लेकिन इंस्टेंटेनियस में तुम्हें क्या निकालना बच्चे, डीसी बाय डी निकालना, यानी कि तुम्हें अब टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आता है, थोड़ा बहुत आता है, फिजिक्स में सीखा होगा। यस मैम। कैसे करते हैं डीसी बाय डी? पावर आगे ले आओ, 2 इंटू 2 डिवाइड का 0। जैसे अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा, 2x होगा। पावर आगे आ जाती है, ठीक है। तो बस 2 इंटू 2.5 टी है ही, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5t आ जाएगा। निकालना किस पे, 12 सेकंड, तो 5 इंटू 12 कर दो, 60 सेकंड आ जाएगा, बस खत्म। हाँ जी, आया समझ में? यस मैम। हो ना, कोई दिक्कत नहीं थी? ठीक है, एक बार जल्दी चैट बॉक्स में बता दो, फिर हम आज का इंपॉर्टेंट वाला करते हैं, फिर क्वेश्चन भी करने हैं ढेर सारे। ठीक है, चलो। अभी क्योंकि बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक था ना, वो था रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें ना ये देखना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज, अगर आपने नोटिस किया हो, अभी तक मैं सिंपल ये बोल रही थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिया, ये लिया, लेकिन मान लो जैसे मैंने एक यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, तो मैंने ना यहाँ पे मोल भी मेंशन कर दिए कि ए के ए मोल है, बी के बी मोल है, इधर देखिए एक्स के एक्स मोल है, वाई के वाई मोल है ना। लेकिन अभी तक मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं सब में ऐसे लिख रही थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ऐसा ऐसा। तो सपोज, और ऐसे ही आपको पेपर में भी मिलेंगी, है ना। तो इस वाले के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकती हूँ बच्चा? और मेरी बात ध्यान रखना, इधर देखो एक बार, इधर आओ। जो मैंने ये वाली चीज बोली है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, ध्यान रखना, मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को, ध्यान रखना, मैं 1 मोल के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, एक बात बताओ, सोच समझ के बताना। ए के ए मोल है, मतलब अगर मैं बोलूं ए के ए मोल है, तो अगर मैं 1 मोल की बात करूँ, ये मैं ए मोल की बात कर रही थी, तो 1 की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, ए बाय ए, हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मैं 1 मोल के लिए निकालू तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन हमने ऑलरेडी सीख लिया, चलो मैं पहले लिख लेती हूँ, मैंने आपको ये सिखाया अभी तक, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये लिखो है। लेकिन अभी मैं बात करूँ 1 मोल के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, -1 बाय ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाय बी डी बी बाई डी टी, 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी, और इज इक्वल टू 1 बाय वाई बच्चा डी वाई बाय डी टी, है ना? ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, ऐसे लिख दो। चलो, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ए क्या है बच्चे, इनके कोफिशिएंट है, तो ध्यान रखना कोफिशिएंट बच्चे गलती कर देते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड में लेके आना, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलो, हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया क्या? चलो, अभी ना यहाँ पे आपको पता है ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। चलो, अभी ना यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूं मैं इसका, माइनस डी बाई डी टी एन टू इक्वल टू -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2। किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज पूछ लेना, है ना? 1/2 डी NH3 डिवाइड बाय dt, है ना, यही होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है मैंने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस मतलब क्या होगा, और रिएक्टेंट का घटना। हाँ, रिएक्टेंट का कम होना, वेरी गुड। या आप इसको डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी। तो ध्यान रखना बच्चे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आप माइनस डी बाई डी टी एन टू इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2 लिखेंगे। यहाँ पे मेंशन करो, कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे।
ठीक है, कोफिशिएंट इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आप कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि N2 का डिसअपियरेंस रेट बता दो, तो आप बच्चे ये बता के आएंगे, ना कि अगर मान लो सपोज H2 का ले लो, कहीं आप पता लगे ये बताया नहीं, ये वाली चीज है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और माइनस को भी आप साथ लगोगे, कोफिशिएंट मेंशन नहीं करना। ऐसे ही बच्चे सेम प्रोडक्ट के केस में भी होगा, dy/dt ऑफ NH3 जो होगा वो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा अमोनिया का, कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे। समझे इस चीज को? कभी नोटिस Yes, वाली बात? yes, मैम। वेरी गुड, की है तो अच्छे खासे क्वेश्चन गलत करवा देगा ये चीज, अगर नहीं ध्यान दिया तो आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, हैंड रेस किया किसी ने, क्या हुआ? मैम ये आपने इज इक्वल टू का साइन क्यों लगा रखा है? कहाँ पे बेटा? मैम ये डी Rate of माइनस डी disappearance. N2 इज इक्वल टू माइनस, मैम ये तो रिएक्टेंट है ना, मतलब ये प्लस में आने चाहिए थे ना। नहीं, प्लस में नहीं आएगा बच्चे, प्लस में नहीं आएगा, इसमें इक्वल में आएगा। क्यों ना आएगा? क्योंकि बच्चा जब आप रिएक्शन करा रहे हो ना, कि दोनों की कंसेंट्रेशन जो है वो साथ साथ कम होगी। समझ रहे हो? आपके पास रिएक्टेंट में अगर अमोनिया और हाइड्रोजन गैस है, तो दोनों की साथ साथ कम हो रही है, और उतना ही अमोनिया बन भी रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो दोनों को आप बच्चे ध्यान रखोगे, ये चीजें इक्वल में लिखोगे, प्लस में मत लिख के आ जाना। ओके मैम, ओके मैम। सारे समझ रहे हो इस चीज को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, प्लस नहीं लगा के आएंगे। समझे सारे के सारे? यस मैम। Yes, ma'am. इसके अलावा इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन प्रैक्टिस Yes, करें ma'am. थोड़ी बहुत। Yes, मैम। चलो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लो, फटाक से जल्दी से करो। नीट 2019 में आया हुआ है ये। आपको ना ये केमिकल रिएक्शन दे रखे, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताओ। हैंड रेस करो जल्दी से। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगी, कुछ मैं घर के लिए दूंगी। जल्दी बताओ बेटा, इसमें से कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन? सीख चुके हो, जितना सिखाना था मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में सीख चुके हो, अब क्वेश्चन करेंगे अलग अलग। सोनिया के अलावा, अच्छा सनाया ने भी किया है, बाकी बाकी रवनीत ने भी किया है। ओके, काफी बच्चों ने हैंड रेस किया है। हाँ समीता बताओ, बताओ Ma'am, बताओ। कौन सा बच्चे? ए? no, B. बी? एग्री करते हो सारे बी से? मैम बी बट बी का लेफ्ट साइड D पॉजिटिव साइन आएगा, वो गलती से नेगेटिव लिखा हुआ है। नहीं, D गलती से option होगा। नेगेटिव नहीं लिखा हुआ बच्चे, गलती से नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ऑप्शन मैम बताओ। D होगा। मैम ऑप्शन D होगा ना? डी मैम होगा। होगा। यस मैम डी। अरे डी होगा, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इधर देखो ना, यस मैम डी। -d/dt(N2) है ना। आगे क्या होगा? -1/3 d/dt ऑफ H2। ठीक है, हाफ ऑफ d/dt ऑफ NH3। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, तो यही वाला करेक्ट होगा। चलो आगे, ये वाला देखो। आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना। और आपको ना इसको बोल रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन 3 वेज। आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन के डैश, के और के डबल डैश। ट्राई कीजिए। हाँ जी, कीजिए। किया है क्या किसी ने? मैम वेट एक। हाँ, कनिका बताओ।
मैम डी। निकालना पड़ेगा। डी के अलावा किसी ने किया है क्या? देखो ना कैसे होगा एक बार, इसको लिख लो पहले तो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ना, इसको लिख लो बच्चे। ऐसे ही कर रहे होगे ना तुम लोग। डी बाई डी टी ऑफ, एक मिनट को, माइनस नहीं आएगा, NO2, बस मैं थोड़े से ही करवाऊंगी, मुझे पता है कर लोगे तुम लोग। डी बाई डी टी ऑफ NO2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो, ये कितना दे रखा है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, लिखो इसको, KN2O5, 1/2 N2O5। ये कितना दे रखा है NO2 बच्चे, K डैश N2O5, ठीक है। और O2 का कितना दे रखा है, K डैश N2O5। अब क्या करेंगे हम, N2O5 से N2O5 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा K/2, K डैश बाय 4 और K डबल डैश। क्या इसको कर लोगे एलसीएम लेके? यस मैम। मैम तीनों को इक्वल रख दिया ना बस। हाँ, तीनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? निकाल लोगे ना? यस मैम। वेरी गुड। इसका आंसर देख लेना भाई क्या आएगा। K डैश तो वैसे आएगा 2K के बराबर, और K डबल डैश, एक सेकेंड रुकना, K डैश आएगा 2K डबल डैश, ऐसा ही है क्या? ओ सॉरी, हमें इसके बीच में नहीं बताना रिलेशन, एक मिनट। K डबल डैश आ जाएगा 2K, तो ये आएगा। C आ रहा है क्या सबका? कंफर्म करो बेटा, C आ रहा है क्या? यस मैम। या कुछ और आ रहा है? अरे मुझे बताओ ना, कहीं मैंने गड़बड़ कर दी हो भाई। B आ रहा है? मैम बी है। B है, ठीक है, B ही आएगा। K/2, K डैश बाय 4, K डबल डैश बाय 2, सॉरी K डैश आएगा बस, ठीक है। तो K तो हो जाएगा बच्चे 2K डबल डैश, और K डबल डैश हो जाएगा K/2, ठीक है। और यहाँ पे और किसके बीच में रिलेशनशिप बताना है? ओके, 2K डैश इज इक्वल टू 4K, तो ये हो जाएगा K डैश 2K, तो बिल्कुल सही है। C वाला नहीं आएगा बच्चा, B वाला आएगा। ओके, ये वाले कर लोगे? ये देखो, ये तो बहुत इजी है, 4th और 5th। क्या तुम्हें दे दूं ये होमवर्क? यस मैम। एक बार Yes, देख ma'am, लो करो। आराम से, एक बार देख लो आराम से कि कर लोगे ना। करवाने की नीड है तो मुझे बताओ, मैं भी कराती हूँ। आपको पहले में फर्स्ट में जो 4th क्वेश्चन है, अमोनिया की दे रखा है रेट, आपको H2 का रेट बताना है। इक्वल कर लो और बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो हो जाएगा। 5th वाले में मैम हो क्या करना जाएगा। है ना? हम कर लेंगे। ठीक है, 5th वाले में तो आपको बस यही बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाले पे आओ। आपको N2O5 का डिसअपीयरेंस रेट दे रखा है इतना, आपको NO2 और O2 का भी बताना है। कर लोगे? आई थिंक इजी है, सिंपल। ऐसे लिखो, D बाई डी टी ऑफ N2O5 हाफ ऑफ D बाई डी टी ऑफ NO2, ठीक है। और ये क्या है, हाफ ऑफ O2। इसको कैसे लिखोगे? ऊपर चला जाएगा, बताओ। टू हो हाँ या जाएगा। ना? 2 हो यस जाएगा। मैम। अब कर लोगे? आपको ऑलरेडी, आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3। निकाल लोगे? NO2 का कैसे निकालोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना, O2 का निकालोगे 2 से डिवाइड कर देना। हो जाएगा जी? सबको पूछ रही हूँ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 6th वाला जहां पे भी डाउट है मुझे बोलो, मैम नहीं होगा ऐसे, ठीक है, करवा के दो। 6 वाला भी हो जाएगा, जस्ट अभी करवाया अमोनिया का रेट ऑफ रिएक्शन। यस मैम। और ये तो बहुत इजी है, देखना, ये 2000 में आया हुआ था, ये 1997 में आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कर लोगे? देख लो आराम से, मैं तो जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तुम देख लो एक बार। 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, बट कर लो। यस मैम। यस मैम हो जाएगा। हाँ जी बोलो। मैम ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे? बच्चे एक्चुअली मैंने नीट में से उठाए थे,
कुछ जेई में से उठाए थे, कुछ नीट में से उठाए थे। नहीं, जहां मैंने नोट्स अपलोड करूंगी ना वहां मिल जाएंगे तुम्हें, डोंट वरी। ग्रुप पे ही तो नोट्स सेंड करोगे ना? हाँ, मतलब वहाँ जो तुम्हारा ग्रुप डिस्क्रिप्शन वाला फोल्डर है ना बेटा, यस मैम। वहीं पे जहाँ हमेशा से करती हूँ, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ। आगे चलते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखो ना ट्राई करके। आपको सब कुछ दे रखा है, डेटा वगैरह दे रखा है ना। थोड़ा राइटिंग हो सकता है, थोड़ा दिक्कत आ रही है समझने में। आपको बच्चे बताना है डिराइव द रेशियो बिटवीन K1, K2 एंड K3। आपको बेसिकली K1, K2 और K3 के बीच में बताना है, इनका रेशियो डिराइव करना है, बेसिकली क्या रिलेशन होगा। तो ट्राई कर सकते हो क्या, या करके दिखाऊं? बताओ, एक काम करो, जो आप इक्वल करना होगा ना, तीनों को इक्वल रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तीनों को 1 के इक्वल रख दोगे। जैसे सपोज मैं करके दिखाती हूँ ये। पहले तो ना आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, -12 ऑफ d/dt ऑफ NH3 d/dt ऑफ N2 1/3 ऑफ d/dt ऑफ H2, है ना। अभी ना इनका जो डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो देखो ना, -d/dt ऑफ NH3 का दे रखा है ये, तो मैं लिख देती हूँ K1/2। NH3 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। d/dt ऑफ N2 दे रखा है K2, और H2 का दे रखा है बच्चे K3। ठीक है, ठीक है ना। तो K3/3। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। जब भी आपको रेशियो निकालना होता है ना बच्चे, आप क्या करोगे, 1 के इक्वल पुट कर दोगे। अभी देखो ना, K1 क्या आ जाएगा, अगर मैं मान लो K1/2 = 1 करूँ तो K1 2 आ जाएगा, K2 1 आ जाएगा, और K3 3 आ जाएगा। पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसका रेशियो क्या होगा, जल्दी बताओ। 2:1:3। 2:1:3। बाकी सब यस मैम यही होगा। जब भी ध्यान रखना रेशियो निकालना है, डायरेक्ट 1 के इक्वल पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की भी नीड नहीं है। ठीक है मैम, हमारा टेस्ट इस संडे को होगा, नेक्स्ट संडे को। तुम्हारा इस संडे को टेस्ट होगा DNF ब्लॉक का बेटा। DNF। हाँ, कल तक मैं सिलेबस भी भेज दूंगी आपको, ग्रुप में आ जाएगा ना। DNF ब्लॉक का होगा तुम्हारा, क्योंकि वही हुआ है ना तुम्हारा चैप्टर, है ना। यस मैम। चल, ये वाला क्वेश्चन ना खुद से करोगे क्या? ये JEE 2021 में आया था बेटा। चलो मैं करवाती हूँ, ये थोड़ा अलग से है, ठीक है, ध्यान से देखना। आपको क्या दे रखा है, ये एक रिएक्शन है, XA से YB बन रहा है, और आपको ना लोग की टर्म्स में दे रखा है। आजकल ना JEE में क्या होता है ना, लोग वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं। मतलब केमिकल काइनेटिक्स से सिंपल तो बहुत आ चुके हैं, अब लोग वाले देने लग गए हैं वो। ठीक है, तो ये देखो, तो ये नीट में भी आ सकता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये देखो बच्चे, ये ना एक इक्वेशन दे रखी है आपको, और ये है 0.3010। ठीक है, आपको बताना है कि जो ये A है वो क्या होगा, और जो ये B है वो क्या होगा। समझे? है तो रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोल रही हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन से ही क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। तो कैसे करेंगे इसको, एक काम करो, मैं 0.3010 को log 2 लिख सकती हूँ। यस मैम लिख सकती हूँ। तुम्हें पता है log mn क्या होता है? log m log n होता है। तो क्या मैं log d/dt प्लस log 2 को ये लिख दूं, log 2 × dB/dt। कंफर्म करो एक बार। यस मैम। और इसको मैं एज इट इज रखती हूँ, -dA/dt। ठीक है, इसको अंदर ले लो एक ब्रैकेट में, और इसको एक ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, log से log क्या मैं हटा दूं, मेरे पास क्या रह जाएगा, -dA/dt 2 dB/dt। अब देख लो,
कौन से वाले केस में 2 का डबल है, सॉरी बी का डबल है, कौन से वाले केस में है बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि आपको ए और बी बताना है। देख लो बेटा कौन से वाले केस में है, सी वाले में है। अगर ए हमारे पास C2H4 है तो बी की डबल होगी ना, इससे कितनी है, डबल है। Yes. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना ये, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना। ये अभी आया दो। हाँ जी, हाँ जी बोलो मैम डी नहीं हो सकता इसका? बेटा डी कैसे होगा ना, 3 टाइम्स है बेटा, वो तो ट्रिपल हो रहा है। ठीक है 3 टाइम्स है बच्चा। आगे चलूं? Yes. चलो ठीक है आगे चलते हैं। वैसे मैम नीट में लॉग सॉल्व करने वाले नहीं आते ना ज्यादा? क्या हो गया बेटा? नीट एग्जाम में लॉग सॉल्व करने वाले नहीं आते ना ज्यादा? नहीं वैसे लोग सोल्व करने वाला ऐसा कुछ था नहीं बच्चे, लोग 2 की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ऐसा लेवल का क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, बट ठीक है एक आना चाहिए ना बच्चे ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें, ठीक है। तो सारे टाइप के मैं सोच रही हूँ करवा दूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, एक बार पढ़ लो, आपको ये रिएक्शन दे रखी है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3 मोल पर लीटर एंड इट इज, ध्यान से देखो, जब टाइम 0 था, मतलब इनिशियल का मतलब क्या है, आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तब तो N2O5 की कंसंट्रेशन थी 3 मोल पर लीटर, लेकिन जब 30 मिनट हो चुके हैं तो 3 से वो कम होकर 2.75 हो चुकी है। तो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है NO2 का। तो कैसे करोगे? यहाँ पे ये लगेगा, मैं बताऊं मैम? हाँ बताइए। R2 minus R1 divided by T1 minus Yes. T2. T2 minus T1. माइनस लगेगा। यस मैम। माइनस लगेगा। एक सेकेंड बच्चे, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, हमें N2O5 का गिवन है ना, तो मैं NO2 कैसे डायरेक्ट निकाल सकती हूँ? एक काम करते हैं, लिखो एक बार इसको, -12 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, ठीक है। और NO2 का क्या होगा, 1/4 डेल्टा NO2, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे इसका निकाला ना, तो मैं इस 4 को ना यहाँ लेके चली जाती हूँ, चलेगा? यस मैम 2 आ जाएगा। इसको भी मैं हटा के क्या लिख दूं बच्चा, 2 लगा देती हूँ, है ना, -2, ठीक है। तो डेटा के क्या क्या मेंशन है, तो -2, तो क्या हो जाएगा 2.7 फाइनल माइनस इनिशियल बाय 30 माइनस 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ, एक बार इसको सोल्व कीजिए और कितना आंसर आएगा मुझे बताओ। मैम 0.5 आएगा। 0.5 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है बच्चे, एक करके देखो सारे, मैं तो देखो कैलकुलेटर से करूंगी, है ना, मेरी तो कैलकुलेशन बड़ी वीक है। मैम 0.0166 आ रहा है वो तो पॉइंट में, मतलब वो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ना माइनस में। एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम 0.0166 2.75 माइनस 3 नहीं, 3 माइनस 2.5 होगा ना? नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चा 3 है, देखो ना इधर, R2 माइनस R1 होता है ना, तभी तो मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में माइनस लगाया ना, क्योंकि अंदर भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा ना बेटा। मैं वो नहीं कह रही हूँ, वो 3 जो है वो पॉइंट में नहीं है, वो 3 पूरा होल नंबर है ना, तो 3 आगे आएगा ना, फिर पीछे 0 आएंगे। नहीं 3.00 है ना, आप इसको 3 कंसिडर करोगे ना कुसुम? यस मैम, पॉइंट के बाद की वैल्यू तो ले, पॉइंट वाले की वैल्यू नहीं लेते हो। अच्छा तुमने इसको किया क्या रवनीत, 2 × 8.25/30 इसको किया क्या सोल्व? यस मैम। क्या मैं कुछ, एक सेकेंड, ओके मैंने देखना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम सो सॉरी, मुझे माइनस करना चाहिए था, एक मिनट रुको। यस मैम मैं भी वही कह रही थी। ठीक है 3.00 2.75, अब कर लो इसको, तो इधर 1.75 ये आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए
Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, ये आएगा। यही आएगा ना। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, Yes, ma'am. ये बस हो ही गए सारे, मैंने ही करवा दिए। ठीक है, चलो ओके। तो ये बताओ किसी को कोई डाउट है? ये मैं तुम्हें उसमें भी दे दूंगी, जो नोट्स अपलोड करूंगी ना, उसमें भी मैं ये मेंशन कर दूंगी। तो आई थिंक तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा टॉपिक हो चुका है आज। ठीक है, आगे स्टार्ट करें। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. चलो आगे हमारा है, नेक्स्ट है, ये तो बहुत इजी है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारा जो टॉपिक आता है ना, वो आता है रेट लो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ये तो तुम फटाफट से ग्रैस्प कर पाओगे, उसकी मेरे को टेंशन नहीं है, फटाफट से करोगे। तो देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे बात करते हैं, अब रेट लो पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा रेट लो का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो बच्चे पहले तो नहीं, ग्राफ देख लो यहाँ पे ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया ना कि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है कम होती है। तो ये ग्राफ वही इंडिकेट कर रहा है बस। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे सपोज बच्चे, यहाँ पे मैंने ना एक जनरल रिएक्शन लिख ली है कि A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर मान लो मुझे इसके केस में रेट लो लिखना होगा, तो मैं वो कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी जो आपका रेट लो होता है बच्चे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, Concentration of reactant. और उनकी पावर जो होती है उनके उसमें आती है, सॉरी जो उनके कोफिशिएंट होते हैं वो उसकी पावर में आ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाऊंगी तो क्या लगा दूंगी? मैं K लगा दूंगी। कांस्टेंट। और K क्या है बच्चा? यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। ध्यान रखना ये स्मॉल के होता है, ये स्मॉल के होता है। लेकिन ना एक और चीज है, ध्यान से सुनना। मैम बस यहाँ पर आपने A और B कैसे ले लिया? क्योंकि यहाँ पर तो जरूरी नहीं है कि रेट लो में जो कोएफिशिएंट है वो पावर हो। आई नो बेटा, बस मैं बोलने ही वाली थी वो लाइन। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 11th में तुम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ते थे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, याद है किसी को? किसी को थोड़ा सा याद होगा? तो उसमें हम ये पढ़ते थे कि जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है ना, उसमें क्या होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और जो उनकी कोफिशिएंट होती थी वही उसके पावर में आती थी। तो वो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन था। तो हमने तो ये लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन लिख दिया, जबकि हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? रेट लो सीख रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने ये पावर लिखी है ना, वो ये वाले कोफिशिएंट नहीं होती। सपोज यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा A के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली बीटा B के बराबर हो भी सकता है और B के बराबर नहीं भी हो सकता। दिस इज योर रेट लो। जो मैंने पहले वाला लिखा था विच वॉज योर लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, है ना? बट वी आर स्टडिंग नाउ व्हाट? रेट लो। समझे इस चीज को? ठीक है, तो अगर मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं A और B की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लूं, 1 ले लूं, तो आपका रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल है, ये तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो पता नहीं कितने टाइम से। अभी जो मैंने यहाँ पे ब्लू में लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से देखना। मैंने ये लिखा हुआ है कि रेट लो फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, ध्यान से सुन लो, rate law for any reaction cannot be predicted simply by looking at the balanced chemical equation that is theoretically but has to be determined experimentally. समझ में आया? मैम हम रेट लॉ को बैलेंस से पता नहीं कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। आप इक्वेशन देके, आप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखोगे उसको देख के नहीं बता सकते हो कि रेट लो क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, रेट लो को, जिससे हम आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, तो रेट लो बच्चे जो है थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जाता, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अल्फा एंड बीटा, ये दो चीजें मैंने अपनी, आप कुछ भी XYZ कुछ भी ले सकते हो। अल्फा A के बराबर हो भी सकता है और मे नॉट बी इक्वल टू A। ऐसे ही सिमिलरली बीटा मे बी इक्वल टू B और मे नॉट बी इक्वल टू B। क्लियर हुआ इतना सबको? तो जो ये मैंने बच्चे जो ये मैंने हैश बना रखा है, ब्लू से लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान रखनी होती है। ठीक है जी, आगे चले।
यस मैम। ओके, अभी ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें रेट कांस्टेंट के बारे में ध्यान रखनी है बच्चे। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि आप रेट को जो है स्पीड भी बोल सकते हो। मान लो कितने रेट से अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसका रेट ज्यादा है, या यू ऑल्सो से कि स्पीड ज्यादा है उस रिएक्शन की, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो कि आपका के है, ध्यान रखना, एक होता है स्मॉल के और एक होता है कैपिटल के, अलग है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज योर रेट कांस्टेंट, ठीक है। देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन, कौन सा होता है? आई एम सेइंग अगेन, स्मॉल के रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट, कैपिटल के रिप्रेजेंट बच्चा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा ना ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम वैसे तो भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना। ऐसी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप मान लो गलती से कैपिटल के बना दोगे तो नंबर कट जाएंगे। जब आप आगे कहीं पे जाते हो ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने जाते हो, कुछ भी आगे कहीं पढ़ाते भी हो स्टूडेंट्स को, तो ये थोड़ा डिफरेंस जो है ध्यान रखना कि स्मॉल के और कैपिटल के जो है अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। हालांकि इवन आप देखोगे जब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स कराऊंगी ना, मैं भी कहीं कहीं जगह ना कैपिटल के लिख दूंगी, लेकिन अंडरस्टूड है रेट कांस्टेंट को हम स्मॉल के से दिखाते हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अभी ना फर्स्ट पॉइंट देखो, नोट बना के लिख लेना तुम लोग। जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा रिएक्शन होगा, उतनी ज्यादा तुम्हारी रिएक्शन फास्ट होगी। इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई रट्टा मारने की नीड नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा, इट मींस वो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही है एज कंपेयर टू अदर रिएक्शन। क्लियर है जी? दूसरा बच्चे आप ये ध्यान रखोगे, टेम्परेचर के साथ जो होता है रेट कांस्टेंट का ना बहुत प्यारा रिश्ता होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ये हम कहाँ देखेंगे? ये हम कहाँ देखेंगे? जब हम आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, वहां पे देखेंगे हम कि कैसे रेट कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है। इट मींस कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चे, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो ये देखा गया कि हर 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो सपोज ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार नीट में आया हुआ है, 2 बार जेई में आया हुआ है, आप कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा था कि कोई रिएक्शन हो रही है, पहले रिएक्टेंट ये था और उसका रेट कांस्टेंट ये था, ठीक है। फिर दे रखा है कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो गई, तो बताओ रेट कांस्टेंट का क्या होगा? तो ध्यान रखना अनचेंज्ड रहेगा तुम्हारा रेट कांस्टेंट, बिकॉज रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हो? हाँ या ना? घूम हो गए। बट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डिफरेंस है। रेट ऑफ रिएक्शन तो करता है ना बच्चे? यस मैम। अभी हमने यही सीखा ना? यस मैम। है ना? वो तो करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट नहीं करता है, ठीक है। आगे चले, चलो अभी रेट लॉ सीख लिया। अब रेट लॉ से तो हमें पता है कौन सी चीज अब आती है पढ़ने को हमारे पास बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना? तो सिंपल है, मैं पहले लिख ही देती हूँ। अगर मान लो ये सपोज इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के, तो इसके लिए मुझे रेट लॉ कैसे लिखूंगी बच्चे, एक बार बताओगे मुझे? के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। सेम अल्फा ए के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ऐसी जो बीटा है बच्चे, वो बी के बराबर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बच्चे तुम क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन पढ़ोगे। क्या दे रखा है? द सम ऑफ द, इधर देखो, द सम ऑफ द पावर टू विच द मोलर कंसेंट्रेशन इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे? अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास कोई भी रेट लो दे दिया जाए, सपोज, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन अभी हम सिंपल ऐसे कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर रिएक्शन दे रखी है और आपको रेट लो ऑलरेडी उसका दे रखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रखा है, तो डायरेक्ट आप ऐड करोगे। ऐसे मत सोचना मैम इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, बिल्कुल कई बार आ जाता है इजी क्वेश्चन। हमेशा एग्जामिनर मुश्किल पेपर नहीं बनाता, कई चैप्टर में से इजी क्वेश्चन भी आता है। क्लियर है इतना सबको?
यस यस मैम। मैम। ओके ठीक है। उसके बाद बच्चे एक चीज यहाँ पे लिखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी तुम्हारा, इधर देखो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तुम्हारा होल नंबर भी हो सकता है 0 1 2 3, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। बच्चों को पता नहीं, तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चे नेगेटिव भी होता है। क्लियर है, ध्यान रखोगे? यस मैम। ठीक है ओके। उसके बाद चलते हैं हम बच्चे अभी तक हमने क्या सीखा? इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो है रेट लो निकालना सीख लिया, कुछ भी नहीं करना। लेकिन सपोज आपके ये बोर्ड में नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ, एक्स्ट्रा है, ये आपका एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। अगर मान लो तुम्हें ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी मिल जाती है, ठीक है, मतलब अगर मान लो H2 से I2 HI में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट है K1, ठीक है। और अगर बच्चे लीव कर रहे हैं, देखना अभी टाइम, अच्छा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, मैं 5-10 मिनट करा देती हूँ फिर छोड़ दूंगी, ठीक है। और अगर मान लो HI से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट है K2। अगर सपोज तुम्हें इसके लिए रेट लो निकालना आ जाए तो कैसे निकालो, समझ रहे हो? तो इसको ना देखो बच्चे, पहले हम सीख लेते हैं, क्योंकि अभी तुम दो तरीके से लेंगे ना, एक बार फॉरवर्ड हो रही है उसके लिए और एक बार हाँ, बैकवर्ड हो रही देखो है मैं उसके लिए। बताती हूँ, सपोज ये मैं फॉरवर्ड के लिए ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे ना K1 लिख देती हूँ या KF लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा ये वाला 2HI से K2 H2 प्लस I2, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अगर मान लो मुझे इसके लिए रेट लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? H2 I2। और अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? HI का स्क्वायर। यस मैम। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं बच्चे मेरे को ये और बता दो, एक सेकेंड रुको, मुझे ये और बता दो, d/dt ऑफ HI क्या होगा? और इसमें भी बता दो d/dt ऑफ HI क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से? मैम रेट ऑफ प्रोडक्ट। देखो अभी ना सिखाती हूँ मैं तुम्हें, इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज, नो डाउट, क्योंकि तुम ये नया नया पढ़ रहे हो। देखो एक काम करते हैं, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? रेट को और किसके इक्वल लिख सकती हूँ बच्चे? ध्यान से देखना, माइनस d/dt ऑफ H2, ध्यान से देखना, माइनस d/dt ऑफ I2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ d/dt ऑफ HI। बताओ ऐसे लिख सकती हूँ? अभी तो यही तो सीखा हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे लिखते हो और जो रेट लो है उसको आप ऐसे लिखते हो, तो दोनों इक्वल ही तो हो गए। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ बच्चा कि मुझे ये बता दो d/dt ऑफ HI कैसे निकालोगे? ये तो इक्वल है। हाँ हाँ बोलो बोलो। हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई माइनस d/dt इसका तो H2 काम ही नहीं है, इसका काम नहीं है, इसको हटा दो, बस ये रह गया, क्योंकि मैंने आपसे पूछा ही ये था। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मैंने पूछा ही ये था, तो कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आ गया हमारे पास इस केस में। क्लियर हुआ? सच्ची बताना, क्लियर हुआ? मैम। ऐसे ही इस केस में कैसे करोगे? हाँ जी हाँ जी, चलो इसके जिसको समझ नहीं आया इसमें देखो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इधर देखो, माइनस हाफ d/dt ऑफ HI, ये इसके इक्वल होगा। और मुझे यही बताना है, तो d/dt ऑफ HI किसके इक्वल होगा बच्चे? बताओ किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई रेट, यही होगा, माइनस आगे लगा हुआ है, यही होगा ना। तो अगर मैं ओवरऑल, अभी तो मैंने अलग अलग करके सिखाया, लेकिन पेपर में तो एक का ही पूछा है ना उसने, मतलब पूरे इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा तो लिख दो 2K1 H2 I2 माइनस 2HI का स्क्वायर, क्योंकि एक K1 में जा रहा है और बैकवर्ड में आ रहा है तो उसके लिए माइनस लगाया, और यहाँ पे वैसे लगा ही हुआ था माइनस। समझे? घूम हो गए क्या सारे? ऐसा क्या बता दिया मैंने? देखो अभी तो तुम समझ रहे हो, मैंने आपको बिल्कुल मतलब अलग अलग से बताया, बट जैसे तुम, ठीक है, जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे बहुत सारे,
ठीक है, कुछ नहीं करना। K1H2I2 ये सिर्फ मैंने पूरा खोल के इसलिए दिखाया क्योंकि बेसिकली कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट ना होता ना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक कोफिशिएंट के चक्कर में ना हमें पूरा लिखना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चले कि 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं तो तुम बच्चे क्या करोगे, डायरेक्ट रेट लिख के आओगे और 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके आओगे और वहीं पे काटा लग जाएगा। समझे क्या बोल रही हूँ? एक बार जल्दी कंफर्म कर दो जो ये 20 स्टूडेंट्स हैं चैट बॉक्स में, फिर मैं चलती हूँ। यस मैम। ठीक है, ये रहने देना, ये नहीं करना है तुम लोगों को, ये तुम रहने देना। ये पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत साल पहले आया था, बहुत साल पहले, अभी नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, चलूं आगे। को देखना है तो ये फोटोन 12R की वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा, बाकी जरूरी नहीं है। चलो, नीट में तो नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद है बच्चे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या बच्चे, के की बात कर रही हूँ मैं। और आपको पता है रेट क्या होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। यही सीख रहे हैं ना हम इतनी देर से, रेट ऐसे ही लिखते हो ना? यस मैम। हाँ हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख रहे हो। तो ये n क्या है बच्चा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ या ना? रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, और आपको रेट पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। यस मैम। तो अगर मुझे के Yes, निकालना ma'am. है तो मैं कैसे निकालूंगी, कंसंट्रेशन 1 - n टाइम का इनवर्स। देख लो सही किया है, रीअरेंज देख लो। यस मैम। है ना, बताओ सारे। यस मैम, 1 - नहीं समझ Yes. में आ रहा तो उसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होती है तो रीअरेंज करने में, अगर सपोज मान लो कंसंट्रेशन तुम्हारी मोल पर लीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, कभी गलत नहीं करोगे। मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, इसको ध्यान रख लो। अगर जैसी भी यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की, फ्रैक्शनल में पूछे, नेगेटिव में पूछे, होल नंबर में पूछे, कभी गलती नहीं करोगे। चाहे किसी के लिए भी पूछ रखे, चाहे किसी भी ऑर्डर के लिए तुमसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे, अगर तुम्हें ये चीज पता है तो कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, हो सकता है कि कई बार क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बच्चे जीरो ऑर्डर की बात करूं तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर इनवर्स, सेकंड। क्योंकि 1 - 1 0 और किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, 1 - 2 - 1, यानी कि मोल इनवर्स मोल पर सेकंड। और 1 - 3 अगर रखूं तो मोल -2 लीटर सेकेंड इनवर्स। देख लो ध्यान से, देख लो, अगर लग रहा हो जल्दी जल्दी करवा दिया, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। देख लिया? यस मैम। ठीक है, अभी मोलिकुलरिटी नेक्स्ट क्लास में करें या अभी करें? आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए क्योंकि काफी कुछ है बताने को। ठीक है, ठीक है, फिर हम ना ये करने के बाद ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि अभी अगर मैंने मोलिकुलरिटी स्टार्ट करवा दिया ना, वो 15-20 मिनट ले जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि मोलिकुलरिटी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यहीं पे तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी आएगा, यहीं पे तुम्हारी कई चीजें आएंगी। ठीक है, तो इसी को हम अभी यहीं पे वाइंड अप करें। मैं ट्राई करूंगी 4 लेक्चर में कंप्लीट कराने की, बट इन वर्स्ट सिनेरियो 5 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। और आज हमने वैसे थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया था, नेक्स्ट टाइम से मैं इतना टाइम नहीं वो करूंगी, सिर्फ 2-3 मिनट ही वेट करूंगी स्टूडेंट्स का और स्टार्ट कर दूंगी।